नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने इससे पहले वाले प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आपादन कारक की विभक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है ने, को, से, के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है विचार विधि, विचार और अनुभूति, प्रबंध पारिजात या विचार विमर्श। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि यह सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके पास शब्द दिए गए हैं पानी, दही, हवा, घी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। हवा शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सारे जो शब्द दिए गए हैं वो पुल्लिंग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रश्न है आपका कि भरत मुनि के जो रस सूत्र है, भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसके प्रथम व्याख्याकार कौन थे? भट्टलोलट। उनके सिद्धांत का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शंस में है अनुमितिवाद, उत्पत्ति या आरोपवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन माने जाते हैं? भट्टलोलट। इस प्रश्न में पूछा गया है कि उनका जो सिद्धांत रहा है वह क्या कहलाता है या उसका क्या नाम है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है हवा, आग, आग, हवा, पानी, आग या हवा और पानी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके पास शब्द दिए गए हैं अनल और अनिल। इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पारसनाथ तिवारी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। हमारा अगला प्रश्न है, शिवा बावनी की रचनाकार कौन है जिसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन है? आपके पास ऑप्शंस में है भूषण, गोरेलाल, सूदन या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? और इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि जो शिवा बावनी रचना है इसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिवा बावनी की रचनाकार भूषण है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर गलत है।
ठीक है। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? भूषण है। और ये जो इनकी रचना है इसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है विद्वानी, विदुषी, विद्यावती या विद्वाता। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया? आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद द्विवेदी या शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा, और ये प्रश्न हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पप्राण वर्णों का समूह कौन सा है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बताइए अल्पप्राण वर्णों का समूह कौन सा है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र सुमित्रानंदन पंत की किस रचना की भूमिका को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है ग्रंथि, गुंजन, पल्लव या वीणा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए छायावाद का मैनिफेस्टो सुमित्रानंदन पंत जी की किस रचना की भूमिका को कहा जाता है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव को। ठीक है, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? आपके पास पंक्ति दी गई है, पीपर पात सरिस मन डोला में आपको बताना है कि मन क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है उपमान, उपमेय, वाचक शब्द या साधारण धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला में जो मन है वो क्या है? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। तो इस पंक्ति में मन की तुलना की जा रही है किससे? बताइए। बिल्कुल सही, पीपल के पत्ते से। हमारा अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के मुख्य चरित्र शेखर का झुकाव किस प्रवृत्ति की ओर है? आपके पास ऑप्शंस में है गांधीवाद, गांधीवादी, क्रांतिकारी या विद्रोही, भाग्यवादी या अवसरवादी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास विधा की रचना है, आपको बताना है कि जो इसमें मुख्य चरित्र है शेखर, इसका झुकाव किस प्रवृत्ति की ओर है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी या विद्रोही प्रवृत्ति की ओर है। ठीक है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना जब भी आप इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लघुक्ति का सही अर्थ क्या है? आपके पास लघुक्ति दी गई है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। लघुक्ति का सही अर्थ बताना है और आपके पास ऑप्शंस में है अंधा परंतु अमीर, मूर्ख धनवान, पूरी तरह अंधा होना या चालाक मूर्ख। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आंख का अंधा गांठ का पूरा लघुक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख धनवान। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
धूमिल उपनाम से कविताएं लिखने वाले प्रसिद्ध जनवादी कवि का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शंस में है वैद्यनाथ मिश्र, सुदामा पांडे, वासुदेव सिंह या कुमार विकर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, धूमिल उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदामा पांडे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें लिंग वचन के कारण कोई बदलाव होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है आज, लड़का, धीरे धीरे, परंतु। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लड़का कैसा शब्द है? विकारी। और बाकी जो ये तीनों शब्द दिए गए हैं ये कैसे हैं? अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग या वचन के कारण बदलाव होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कफन कहानी प्रेमचंद की किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जो उनकी अंतिम पूर्ण कहानी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1925 ईस्वी या 1935 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों ध्यान रखना है आपने कि कफन जो कि कहानी विधा की रचना है, इसके रचनाकार है प्रेमचंद जी। ठीक है, यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये बताना है आपको, और साथ में याद रखना है कि यह इनकी अंतिम पूर्ण कहानी मानी जाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कफन कहानी प्रेमचंद जी की 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह इनकी अंतिम पूर्ण कहानी मानी जाती है। ठीक है साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा छंद के विषम चरणों 1 और 3 होते हैं आपके विषम चरण। आपको बताना है कि इसमें कितनी मात्राएं होती है। आपके पास ऑप्शंस में है 11, 13, 16 या 24। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, 13। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनके किस काव्य संग्रह के लिए सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शंस में है निर्जा, निहार, यामा, सांध्य गीत। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बताइए कब मिला था? हमारा अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अपकर्ष, अनुत्कर्ष, निष्कर्ष या आकर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में अधिकारी पुरुष या गद्दी का अधिकारी किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास या परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि अष्टछाप के कवियों में अधिकारी पुरुष या मतलब गद्दी का जो अधिकारी था कौन था वो? आपके पास ऑप्शंस में है सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास या परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर होगा,
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। गद्य का अधिकारी किसे माना जाता है? कृष्णदास जी को। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर गलत है। इस बात का ध्यान रखना है आपने। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 13, 11, 16 या 24। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, शिव प्रसाद सिंह या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, जहां एक ही शब्द की एक से अधिक अर्थ निकले यानी शब्द एक और अर्थ अनेक, वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शंस में है यमक, श्लेष, अनुप्रास या वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। हमारा अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मालती पेशे से क्या थी? आपके पास ऑप्शंस में है अध्यापिका, लेडी डॉक्टर, समाज सेविका या जमींदार। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो गोदान उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। गोदान उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अब आपने मुझे बताना है कि जो इसमें एक मालती पात्र है वह पेशे से क्या थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। वह पेशे से क्या थी? लेडी डॉक्टर। ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।